Assalamu alaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil. I am teaching you sports psychology, and today we are learning the fifth lesson of sports psychology, the causal attribution in sport. अब एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अपने फेलियर या सक्सेस को लिंक कर देते हैं किसी भी दूसरी चीज़ के साथ। इससे एट्रीब्यूशन से हमारे परसेप्चुअल बिलीव्स का पता चलता है। जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है ये कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन है, क्योंकि आपके पास एट्रीब्यूशन है, कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, और फ्रेंडसर हीडर ने इसको कहा था कि ये कॉमन सेंस या नेव साइकोलॉजी को उसने कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी को दिया था। अब ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एट्रीब्यूशंस हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं एक्शन, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को, और यही एट्रीब्यूशन की वजह से एथलीट डायरेक्टली फील करता है और अपने बारे में कि वो कैसा है। और एथलीट क्या करता है, परसीव करता है कॉज एंड इफेक्ट दो चीज़ों के दरमियान, क्योंकि वो एट्रीब्यूट कर रहा होता है किसी भी इफेक्ट को किसी कॉज के साथ, किसी कॉज को किसी इफेक्ट के साथ। तो अगर हम एट्रीब्यूशन चेंज कर दें एथलीट्स की तो हम उनमें मोटिवेशन ला सकते हैं। जैसे कि अगर एक यंग को पीपल जो होते हैं वो कहें कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में एबिलिटी नहीं है, वो एट्रीब्यूट कर रहा है अपनी एबिलिटी को ना करने के साथ, तो ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हम यंग एथलीट्स को इनकरेज करें, लैक ऑफ एफर्ट वो कॉज है फेलियर का, तो वो ट्राई हार्डर करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ना कर सकें। तो एट्रीब्यूशन मॉडल डिफरेंट जो है कि हैं आपके पास। उनमें जो पहला है वो फ्रिट्स एंड हीडर्स कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन मॉडल में। तो उसने क्या कहा था कि हमारे पास लोग जो है कि वो स्ट्राइव करते हैं प्रिडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेली इवेंट्स, ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी ला सकें कि आगे क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं। और आउटकम्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं या तो इंटरनल फैक्टर्स पे, जैसे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास एबिलिटी या एफर्ट है, और आपके पास कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स या इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं जिनको आप कह सकते हो कि टास्क डिफ़िकल्टी या लक। तो ये इफ़ेक्टिव आपके पास जो है कि एट्रीब्यूशनल फैक्टर्स हैं। तो अब हीडर ने कहा था कि जब आपके पास कोई भी काम हो रहा होता है तो उसमें आपकी पर्सनल फोर्स और एनवायरमेंटल फोर्स क्या करती है, इंटरेक्ट कर रही होती है, और उसकी वजह से आपके पास कोई भी आउटकम आता है। अगर वो टास्क डिफ़िकल्ट था और आपने अकम्प्लिश कर लिया तो आप क्या कहेंगे कि हमारी एबिलिटी अच्छी थी। और अगर आपका टास्क डिफ़िकल्ट था और आप नहीं उसे कर सके तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी एबिलिटी ऐसी नहीं थी, आप ये करेंगे कि शायद ये लक थी, क्योंकि लक एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसे हम अपनी फेवर में कभी लेते हैं, कभी उसे अनसिस्टमेटिक वे में यूज़ करते रहते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं आपके पास, ट्राइंग, एबिलिटी, टास्क डिफ़िकल्टी और लक, ये सारे कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक बिहेवियरल आउटकम आता है, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल की एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी कॉज के लिए। फिर आपके पास बर्नार्ड मीनर्स कंट्रीब्यूशन आ जाता है। उसने जो है कि हीडर्स का बेसिक फार्मूला उसने यूज़ किया कि सेवरल कंट्रीब्यूशन होते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल में, और इस तरह उसने क्या किया कि ईजियर कर दिया अंडरस्टैंड करना कि हम लोग कैसे अचीवमेंट जो सिचुएशन है उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। उसने हीडर के 4 मेन फैक्टर्स जो लिए थे और उनको 2 मेन कॉजल डायमेंशंस में उनको सेट कर दिया, और इसने इन 2 डायमेंशंस का नाम क्या रखा, स्टेबिलिटी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। इसने अब स्टेबिलिटी और लोकस ऑफ कंट्रोल में दो चीज़ें लीं और उनमें से एक स्टेबल और एक अनस्टेबल कर दी। जैसे आपके पास जो स्टेबिलिटी था इसमें एबिलिटी और एफर्ट 2 आपके पास डायमेंशंस थी। एबिलिटी जो थी वो इंटरनल फैक्टर है और स्टेबल है, जबकि एफर्ट जो है वो अनस्टेबल है। और फिर उसने जो है कि लोकस ऑफ कंट्रोल में टास्क डिफ़िकल्टी ली और इसको एक्सटर्नल फैक्टर कहा जो कि स्टेबल था, और लक आपके पास क्या है, एक्सटर्नल ही फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है लेकिन अनस्टेबल है। फिर उसने दोबारा से मॉडल दिया और उसमें उसने 3rd डायमेंशन ऐड की जिसको उसने कंट्रोलेबिलिटी कहा। अब इस 3rd जो डायमेंशन था इसने कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपके पास क्रिएट किए, इसलिए इसको इंक्लूड उस तरह नहीं किया गया। अब जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम था कि लोकस ऑफ कंट्रोल और जो न्यू डायमेंशन ऑफ कंट्रोलेबिलिटी था इसमें डिफ्रेंसिएशन कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया कि उसने लोकस ऑफ कंट्रोल डायमेंशन का नाम सिर्फ लोकस कर दिया, और उसने कहा कि लोकस ऑफ कॉजेलिटी आपके पास क्या है कि आउटकम जो है बंदा परसीव करेगा वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। फिर आपके पास जो तीसरा मॉडल आता है वो है डैन रसेल एंड एड मैकॉलिस कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने कहा था कि एट्रीब्यूशन डिस्टॉर्शन और मिसक्लासिफिकेशन पर इन्होंने काम किया था। अब इन्होंने कॉजल डायमेंशन स्केल रसेल ने बनाया था और इसमें उनका कहा जाता था कि वो इंडिकेट करें
कि वो किसी भी आउटकम को जो है वो कॉज क्या परसीव कर रहे हैं। और इन्होंने इसको 9 रिलेटिव क्वेश्चंस उन्होंने किए थे और इसमें 3 जो क्वेश्चन थे वो ईच डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ लोकस, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी पे उन्होंने 3 क्वेश्चंस किए थे। और फिर उसके बाद 1982 तक जो है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा। फिर एक आर्टिकल बाय मैकॉले, डंकन एंड रसल जो है कि उन्होंने दिया डेवलपमेंट ऑफ कॉजल डायमेंशन स्केल 2, और ये रिवीजन थी पहले स्केल की, और ये जो है कि डिफ़र करता था ओरिजिनल स्केल से क्योंकि इसमें 4 रादर देन 3 डायमेंशनल स्केल थे। अब इसमें इन्होंने जो है कि लोकस ऑफ कंट्रोल, स्टेबिलिटी, पर्सनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल, ये 4 उन्होंने लिए थे, लेकिन ये फेल हो गया था डिस्टिंग्विश करने में कॉजेज़ के दैट वर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल या अदर पीपल्स। कौन से जो कॉजेज़ हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, लोग या अदर्स। फिर अदर कंसिड्रेशन में क्या है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें जो आपके पास एट्रीब्यूशन को जो है कि कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जैसे सोशलाइजेशन, कि आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस हर कल्चर में डिफरेंट है, उसकी वजह से भी आपकी एट्रीब्यूशन जो है कि वो उसमें आप डिफरेंट तरह की एट्रीब्यूशन बनाते हो। फिर उसी तरह जो डिफरेंट सोशल कल्चर डिफरेंस है उसमें एथलीट्स में जेंडर डिफरेंस की वजह से एट्रीब्यूशन तो नहीं होती, लेकिन उनकी रेस या एथनिसिटी की वजह से उनकी एट्रीब्यूशन डिफ़र करती है। और फिर एक चीज़ ये भी है कि जब भी कोई स्पोर्ट रिलेटेड एट्रीब्यूशन स्टडीज़ हुई हैं तो उसमें जो एथलीट्स होते हैं वो अपने आप को सक्सीडिंग या फेलिंग परसीव नहीं कर रहे होते जब तक उनसे आके रिसर्चर नहीं पूछते।